हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ द सीरीज IIFS डीप डाइव। तो ये जो सीरीज है इसमें हम IIFS इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इसके कॉन्सेप्ट्स में डीप डाइव करेंगे, यानी कि ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से जिस भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा है कि द ट्रेंड ऑफ द एग्जाम हैज been changing a whole lot। एक एक पेज लंबे लंबे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ रहे थे, एग्जाम टाइम में उन्हें पढ़ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इट इज बेटर कि अब पहले से ही इनका प्रिपरेशन कर लें, और इसके अलावा आगे किस तरीके का ट्रेंड हो सकता है आई एंड IFS पेपर का, ये आपको इन वीडियो से, इन सेशन से बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा। ईच एंड एवरी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे जिस तरीके का अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। सो इन दिस थिंग, द फर्स्ट लेक्चर एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इससे रिलेटेड आज हम डिस्कस कर रहे हैं इन दिस सेशन ऑफ आई एंड IFS डीप डाइव। लेट मी आल्सो टेल यू, इफ आई प्रिपेयरिंग फॉर द JIB एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनसे डिराइव मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs का बहुत अच्छे से आइडिया हो। इनका एक बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने कोलेट करके बनाया है, which you can download by clicking the link given in the description of this video. So let us begin this session. I hope you all are ready to deep dive into this subject of I and IFS. फर्स्ट टॉपिक इज एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो हमने जब ये वर्ड एवोल्यूशन हम देखते हैं, तो वी शुड हैव एन आइडिया, वेरी गुड आइडिया, कि इंडियन इकोनॉमी एक्चुअली पहले अलग था, थोड़े डिफरेंसेस चेंजेस इसमें आगे जाकर आ गए। टुडे व्हाट एवर वी आर सीइंग इज टोटली डिफरेंट। तो इंडिया में एक ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट हुई जिसकी वजह से नॉट जस्ट इकोनॉमी, द पॉलिटिकल, कल्चरल सेटअप ऑफ इंडिया कंप्लीटली चेंज। ठीक है, तो वो कौन सा इवेंट है? यस, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए, तो बिफोर द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया क्या हाल था? इंडिया वाज एक्चुअली कॉल्ड सोने की चिड़िया। ठीक है, हमने कई सारे सेशंस में डिस्कस भी किया हुआ है। इसके अलावा व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, वी कैन वेरी क्लियरली सी इंडिया में बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन किया गया, वेल्थ ड्रेन लिटरली इंडिया में हुआ था। एज यू नो, वो वेल्थ ड्रेन के बारे में सबसे पहली बार दादा भाई नारोजी, हमारे ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर, उनके द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि इंडिया से ड्रेन ड्रेन कैसे फ्लो होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, यू आई होप यू नो। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया से बाहर सारा सारा जो वेल्थ है वो ड्रेन किया गया था, शिप्स में लिटरली भर के ले जाते थे। ब्लेटेंट रॉबरी हुई थी इंडिया से बाहर। इसके अब उसके बाद 1947 में जब इंडिया को आजादी मिली, उसके बाद इंडिया किस तरीके से जो है आगे बढ़ा। ऑल ऑफ दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियाज हिस्टोरिकल शेयर इन ग्लोबल GDP इज द फर्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो इंडिया पहले किस तरीके के सिचुएशन में था, ये अगर हमें समझना है, तो वी शुड हैव एन आइडिया कि इंडिया का ग्लोबल शेयर ऑफ जीडीपी, जीडीपी इज द कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस, यानी कि टोटल, डोमेस्टिक यानी कि जो लैंड एरिया है उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का वैल्यू कितना है, तो दैट इज कॉल्ड द जीडीपी। ठीक है, तो ये जीडीपी ग्लोबल लेवल पर, पूरे इंडिया के लेवल पर अगर हम कैलकुलेट करें, तो वो कितना बनकर आता है, और उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना रहा। अगर 100 रुपीज है, तो हाउ मच इंडिया कंट्रीब्यूटेड इन दिस, उससे हमें समझ में आएगा कि इंडिया सही में सोने की चिड़िया थी या नहीं। तो अर्ली डोमिनेंस था इंडिया का 1000 AD टू 1700 AD। इफ यू सी एंगस मैडिसन डेटाबेस, ये इकोनॉमिक हिस्ट्री से रिलेटेड डेटाबेस है, उसमें ये कहा गया है कि 50.5% का कंट्रीब्यूशन 1000 AD में इंडिया एंड चाइना ने टुगेदर दिया था इन द ग्लोबल जीडीपी, यानी कि पूरे दुनिया का जो इनकम है 100 में से 50.5% इंडिया और चाइना का मिलाकर आ रहा था। तो दैट इज अ ग्रेट थिंग, मोर देन हाफ जो है इंडिया चाइना का मिलाकर। 1600 AD में 52% था, जहां पर चाइना 29% एंड इंडिया 23% का कंट्रीब्यूशन देता था। लेटर ऑन ये पीक करता है इन 1700 AD, जहां पर 24.4% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन, यानी कि ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द एंटायर इनकम ऑफ द वर्ल्ड इंडिया से आ रही थी।
तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना इम्पोर्टेंट एंड बड़ा जो है इंडिया का रोल रहा है इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ किस तरीके से चेंजेस आए जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए। ठीक है, व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, व्हाट वाज द इम्पैक्ट। इंडिया का जीडीपी शेयर जो है वो कोलैप्स कर जाता है। 1820 के टाइम पर इंडिया ओनली 16.1% कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है टू द जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी। ठीक है, कहाँ हमने देखा 24.4% का कंट्रीब्यूशन एंड देन इट ड्रॉप्स टू 16.1% इन 1820। अब 1700 के आसपास ब्रिटिशर्स अच्छे तरीके से इंडिया में एंटर कर चुके हैं और अपना राज जो है शुरू कर चुके हैं ना। इंडिया का पोजीशन मॉडर्न टाइम में किस तरीके का रहा है 2021 की बात करें तो 7.3% का जो है कंट्रीब्यूशन इंडिया के द्वारा दिया गया। 1947 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे इंडिया एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड ओनली 3% टू द ग्लोबल जीडीपी। ठीक है, फिर धीरे धीरे हमने इसको डेवलप किया, 2021 में 7.3% तक हम लेकर आए थे। यानी कि पूरा दुनिया का इनकम अगर 100 रुपीज है तो इंडिया कंट्रीब्यूटेड ओनली 7.3 रुपीज। इंडिया धीरे धीरे इस टाइम से डेवलप करता है जीडीपी पर अगर हम कहें परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में इंडिया इज थर्ड एज फार एज इकोनॉमी का साइज इज कंसर्न्ड। ठीक है, आफ्टर यूएसए एंड चाइना। तो परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है, अगर मैं कहूँ कि यूएस का जो जीडीपी $100 है, इंडिया का जीडीपी 5,000 रुपए है, तो विच किसका जीडीपी ज्यादा है? देखने में तो इंडिया का लग रहा है, बट इफ यू सी द एक्सचेंज रेट, ईच डॉलर के सामने अराउंड 80 रुपीज, 80 to 90 रुपीज होते हैं। तो इफ यू कन्वर्ट दिस $100 तो कितना आएगा? This will be equal to 8,000 rupees. So obviously US is higher as far as the GDP is concerned. तो ये तो हो गया नॉर्मल एक्सचेंज रेट बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। अब अगर हम एक बास्केट ऑफ गुड्स इंडिया एंड यूएस में ले जाकर सेल करेंगे, ठीक है, और यूएस में $100 और इंडिया में सेम बास्केट ऑफ गुड्स के लिए 5,000 रुपीज जो है लोगों ने दिए। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो ईच डॉलर के सामने 50 रुपीज का एक्सचेंज रेट आता है। तो दिस इज कॉल्ड द परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में। अगर हम देखें तो इंडिया ऐसे जीडीपी कैलकुलेट करके इंडिया का रैंकिंग देखा जाए तो थर्ड रैंक पे इंडिया आता है एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड इकोनॉमीज जो है ये आगे जाकर बन जाता है 2002, 3 to 6, 7 के बीच के टाइम पीरियड में 8.6% का जो है इंडिया का ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट बन जाता है एंड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इंडिया बन जाता है ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, अब ब्रिटिश रूल के टाइम पर अगर हम देखें काफी बुरा इकोनॉमिक जो है परफॉर्मेंस इंडिया का रहा है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एक्सट्रीमली पुअर, मेजर बैरियर्स ग्रोथ को उस टाइम पे रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स सारा इकोनॉमी को जो है पूरा रस ही चूस ले रहे थे। फेमाइन, डिसीज आउटब्रेक्स 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ये सब कुछ हुआ। सोशल इकोनॉमिक इररेस्पॉन्सिबल वे में, सोशल एंड इकोनॉमिक टर्म्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को ट्रीट करती थी। ठीक है, और इवन प्री इंडिपेंडेंस इकोनॉमी नियर स्टैग्नेशन पे था, यानी कि कोई ग्रोथ हम कह नहीं सकते कि इंडिया में हो रहा था। सब कुछ थम गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर। टाटा आयरन एंड स्टील के अलावा कुछ नहीं था। एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। बहुत कुछ इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन को नेग्लेक्ट किया गया। रॉ मटेरियल्स खाली एक्सट्रैक्ट करते, बाहर ले जाकर गुड्स, फिनिश्ड गुड्स बना के इंडिया में बेच देते उसे। इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा था? मेजर चैलेंजेस इंडिया के सामने थे बिकॉज इंडिया फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं था। अपने खुद के, आप सोचिए, आप अपने खुद के घर के लोगों को खाना खिलाने के लिए खाना नहीं अर्न कर पा रहे हैं। ऐसे केस में क्या होगा? आपको किसी और से मांगना पड़ेगा खाना, फिर खिलाना पड़ेगा। ऐसे इंडिया का हालत था। यूएस से मांग मांग के we were feeding the people of India. We had to become agriculturally self-sufficient and industrially developed in India. तो वो चीजें हमारे स्टार्टिंग के जो इकोनॉमिक प्लान है उनका मेन एम रहता है। तो we planned our economy on the basis of 5-year plans, ठीक है, 1951 से, एंड वो 5-year प्लान्स बेस बनते हैं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, तो दिस इज हाउ इंडियन इकोनॉमी इवॉल्व्ड। अब इसी से रिलेटेड अगर कोई
आपको इस तरीके का लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे दे, देखिए पढ़ने में 1 घंटा। अकॉर्डिंग टू एंगस मेडिसिन डेटाबेस, इंडिया चाइना contributed 50% of global GDP 1000 AD में, शेयर फॉर इंक्रीज इन 1600 AD 23 and 29%, 24.4% को ये इंक्रीज होता है, और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म altered this one 1820 में 16% हो जाता है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ब्रिटिश राज के टाइम पे स्टैग्नेशन, फेमाइन्स, डिसीजेस ये सब लेकर आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इंडस्ट्रियलाइजेशन को इग्नोर किया। इंडिया प्राइमरली बिकेम अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉलोनियल एक्सट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा था। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया डीप डिस्ट्रेस में था। सिस्टमैटिक रीऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी। मॉडर्न एरा में आईएमएफ ने देखा है कि 7.3% के आसपास ग्लोबल जीडीपी का ग्रोथ रेट 2021 में रहा, एंड वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएस एंड चाइना। परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में इंडिया बनता है एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज। ठीक है, पूरा पैराग्राफ दे दिया है कि ये सारे जो फैक्ट्स है हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो अब ये पैराग्राफ एग्जाम में आएगा तो एकदम फटाफट इस तरीके से आप पढ़ पाएंगे एंड इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर पाएंगे। तो आपको भी करना है, विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइजेस इंडियाज इकोनॉमिक जर्नी 1000 AD to modern era? India declined continuously from 1000 AD due to poor resources. India stayed strong till 1700 AD, declined under British rule, and later re-emerged as a fast-growing economy. तो आई थिंक द ऑप्शन बी जो है सबसे रिलेवेंट है। हमने देखा कि इंडिया में बहुत ग्रोथ हुआ 1700 तक, फिर डिक्लाइन हुआ, फिर धीरे धीरे हमने ग्रो किया। सो दिस वाज द सिचुएशन। इंडिया सरपास चाइना एंड यूएस immediately after 1947। such a wonderful question। तो आप hope you have been able to answer it and B is the right answer। इसी पैराग्राफ से रिलेटेड इंडस मेडिसिन डेटा के हिसाब से इंडिया अप्रोक्सीमेट शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी 1600 एडी में कितना था, ये पूछा जा रहा है। 10, 23, 5 या 40%। सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज, ट्राई करिए, आप ट्राई करिए, यस एब्सोल्युटली बी 23% इज द राइट आंसर। थर्ड, व्हाट कॉज्ड इंडियाज जीडीपी शेयर टू फॉल शार्पली बाय 1820? क्यों ये हुआ? व्हाट इज द रीजन? पता तो है आपको, नेचुरल डिजास्टर, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी से डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर ओनली। तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में डिक्लाइन तो हुआ, बट मेनली ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज के वजह से। सो सी इज द राइट आंसर हियर। Which of the following describes India's economic condition at independence? इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा कंडीशन था? हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड था, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट इकोनॉमी था, सिवियर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, या फिर सरप्लस फूड प्रोडक्शन इंडिया में था। So even though you don't know the answer, you can see one of the options here is in a different direction. ठीक है, severe economic distress, बाकी सब positive statements है, तो obviously C is the right answer over here। I hope you are able to answer it। Fifth, why was infrastructure like railways built during East India Company rule? क्यों build किया जाता था? इंडियन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, इंडियन फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए? ऑब्वियसली अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने ये रेलवे वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, which is extracting the raw material। So C is the right answer over here। I hope you enjoyed this session। If you did, ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से आपको हमारे कोर्सेज के थ्रू गाइडेंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। सो इफ यू आर लाइक कि अच्छे से मुझे इस बार प्रिपरेशन करना है, तो प्लीज go for taking the guidance, and EduTab is providing wonderful courses for you, and some of them I would like to mention over here। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप किसी के गाइडेंस के अंदर अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करें। EduTab आपको बहुत बढ़िया कोर्सेज इंक्लूडिंग द मास्टर कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। मास्टर कोर्स में कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, चारों कंपोनेंट्स के बहुत ही बढ़िया शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस है, जिनके थ्रू आप आराम से जो है एग्जाम की प्रिपरेशन, शॉर्ट वीडियो 15-20 मिनट्स की वीडियोस है, आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप ब्रेक टाइम है आपका, उस टाइम पे देख सकते हैं इन्हें। एंड इन ईच एंड एवरी चैप्टर में आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, शॉर्ट नोट्स, ताकि आप एग्जाम्स पे अच्छे से रिवाइज कर सके। ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके थ्रू आप कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर द एग्जाम। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 आवर्स का ड्यूरेशन। जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न होता है वैसे ही ये मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू बहुत अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ाया जाएगा। सो यू कैन अवेल दिस मास्टर कोर्स। यहाँ पर आपको कोड भी दिख रहा है, तो यू कैन यूज दिस कोड टू अवेल द डिस्काउंट। कॉम्प्रिहेंसिव चारों कंपोनेंट्स का यहाँ पर मास्टर कोर्स है, एंड सिंगल कंपोनेंट का भी आई एंड एफ एस पीपीबी एफएम आरबीडब्ल्यूएम, इनका भी आपको इंडिविजुअल मास्टर कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। सो इनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड
Other than that, if you have any other query, call us on this number or drop a mail at hello@edutap.co.in. All the best. Thank you so much.